हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के एमसीक्यू। ठीक है, इसमें हमने टोटल 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लिए हुए हैं। इसके बाद इसके जो और चैप्टर हैं क्लास 10th के भौतिक विज्ञान के, इसके बाद है मानव नेत्र और विद्युत, इन सबको भी कवर कराएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से हम लोग क्वेश्चंस की। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण है हमारा ये, तो इसको बना लेते हैं। पहले उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये ऐसे ही तो उत्तल दर्पण होता है ना, जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है। अब कह रहा है इसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। मतलब अगर हम इसको पूरा एक गोला, जिस गोले का ये भाग है, वो गोले में जो है कन्वर्ट कर दें, तो ये इसका केंद्र हो गया। और केंद्र की जो है दर्पण के ध्रुव से दूरी ही क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। वही हमसे पूछ रहा है। और फोकस कहाँ होता है, इनके जस्ट बीच में होता है। यानी कि एक फार्मूला आपने जब थ्योरी पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा कि एफ जो होता है, यानी कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर, देखिए अगर हम 2 से एफ को गुणा करा दें तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। और फोकस दूरी दे कितनी रखी है, फोकस दूरी दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो आर बराबर हो गया 2 इंटू 12, और 12 दूनी क्या होता है, 24 होता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 24 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो भाई अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, आर बराबर 2f, है ना। बस अगर चिन्ह की बात करें तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। लेकिन इसमें ऑप्शन में पॉजिटिव निगेटिव को दिया नहीं, नेगेटिव दिया नहीं है, तो हम सिंपल ये फॉर्मूला रख सकते हैं, आर बराबर 2f। तो एफ का मान कितना दे रखा है, देखिए 15 दे रखा है। 2 गुणे 15, और 15 दूनी क्या होता है, 15 दूनी होता है 30। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, देखिए 30 सेंटीमीटर, यानी कि बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। ठीक, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो भैया अभी अभी बताया हमने, एफ बराबर क्या होता है, दर्पण है ना, तो एफ बराबर क्या होता है, r/2, यही तो बताया हमने। तो आर का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे आर का मान 30 दे रखा है। 30/2, तो 2 से काट दीजिए, 15 बार नहीं चला जाएगा, 15 दूनी 30। तो एफ का मान कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन इसमें कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी एक अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ध्रुव पर या अनंत पर। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा एक अवतल दर्पण है। ठीक, कैसा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। और ये इसका क्या होता है, ध्रुव होता है। और ये यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र, ये होता है इसका फोकस। ठीक, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु, अब फोकस पे कोई वस्तु रखी हुई है, एक मिनट, इस फोकस को पहले हम यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, ये एक फोकस रखा हुआ है। अब फोकस पे कोई वस्तु रखी हुई है, तो पहली किरण क्या होगी, समांतर जाएगी, और जो किरण समांतर जाती है मुख्य अक्ष के, वो फोकस से चली जाती है। दूसरी किरण जाना तो वक्रता केंद्र से चाहिए, लेकिन पीछे जा नहीं सकती, आगे जाएगी ना, मतलब जाती पीछे भी होगी, परावर्तन के लिए इसको आगे जाना पड़ेगा। अब जब ये आगे जाएगी, यानी कि दर्पण पे अभिलंबवत गिरेगी, तो जो किरण दर्पण पे अभिलंबवत गिरती है वो उसी मार्ग पे, भाई पर जैसे दर्पण है, आप मान लीजिए दर्पण है, अब इस पर कोई अभिलंबवत किरण गिरेगी तो उसी मार्ग पे वापस जाएगी कि नहीं जाएगी। तो इस पर जब अभिलंबवत गिरेगी तो उसी मार्ग पे वापस चली जाएगी। तो ये कहाँ से होके जाएगी, ये वक्रता केंद्र से होके जाएगी। अब आप देखिए ये दोनों किरणें आपस में क्या हो गई, समांतर हो गई। समांतर हो गई यानी कि ये कहीं नहीं मिलेंगी, कहाँ जाके मिलेंगी, हम मान सकते हैं अनंत पे मिलेंगी। ठीक, तो जहाँ पे मिलेंगी वहीं प्रतिबिंब बनता है, तो इनका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पे बन जाएगा, और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। तो इसका ऑप्शन कौन से हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, देखिए सबसे पहली बात तो उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, कैसा बनाता है, आभासी बनाता है। ठीक, यानी कि दर्पण के पीछे बनाएगा। तो ये तो खत्म, ये भी खत्म। ठीक है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि या तो ये जो है आपका आंसर हो नहीं सकता दर्पण के सामने, तो इसका ऑप्शन कौन सी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे। अब इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है,
इसका मतलब देख लें क्या 10 सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि दर्पण के पीछे तो हमको मिल गया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी लिख लेते हैं। फोकस दूरी का फॉर्मूला, फोकस दूरी एफ बराबर कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। अब ये प्लस में ली जाएगी नहीं जाएगी, क्योंकि उत्तल दर्पण है। अब उसमें वस्तु की दूरी यानी कि यू का मान कितना दे रखा है, यू का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब बात समझिए, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं। फॉर्मूला लीजिए दर्पण सूत्र से, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही होता है ना। यहाँ से अगर हम देखें तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये तिरछी गुणा हो जाएगी, ये आपस में गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा u प्लस v अपॉन क्या हो जाएगा, uv, यही होगा ना। देखिए u एक कम u, v एक कम v, uv। अब इसको पलट दीजिए अगर, तो f बराबर क्या हो जाएगा, uv के बटे में u प्लस v, यानी कि ये सूत्र हम दर्पण सूत्र में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यूज़ कर लीजिए फिर से। क्या फॉर्मूला ने बताया, uv अपॉन u प्लस v। ठीक, तो देखिए u का मान ये देखिए दे रखा है -20, इसको उठाते हैं यहाँ से, यहाँ नहीं करते, यहाँ करते। देखिए f का मान कितना है, 20 है, u का मान कितना है, -20 है, और v गुणे में है तो v लिख देते हैं। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, -20 गुणे में v। ठीक, सबसे पहले तो ये 20 से 20 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ एक बचा, तो -20 गुणे -20 प्लस, गुणे नहीं यहाँ पे प्लस होगा, प्लस v जाके 1 से गुणा कर लेगा। जब 1 से गुणा करेगा क्या बचेगा, इधर -20 प्लस का v, और इधर कितना बचा, देखिए इधर -v खाली बचा। ठीक, अब ये वाला v जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, जब इधर जाके माइनस हो जाएगा तो v पहले से था, फिर ये एक और -v होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, -20 बराबर -2v हो जाएगा। ठीक है, 2v हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दहाम 20, तो v का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, 10 सेंटीमीटर दूरी पर। अच्छा देखिए प्लस में आया है, मतलब प्लस में मतलब आभासी प्रतिबिंब। आभासी कैसा होता है, सीधा होता है, तो दर्पण के पीछे बनता है, तो देखिए दिखा नहीं, 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। कैसा बनता है, अभी अभी हमने बताया कि जो उत्तल दर्पण है वो प्रतिबिंब कहाँ पर, इसकी दो ही स्थितियाँ देखिए होती हैं। एक तो वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर होगी, तो जब अनंत वस्तु होगी तो जो किरणें आएंगी मुख्य अक्ष के समांतर, वो परावर्तन के पश्चात क्या होंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर उनको पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होंगी, फोकस पर। ठीक, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, फोकस पर बन जाएगा। एक तो ये कंडीशन हो गई। अच्छा दूसरी कंडीशन क्या होती है उत्तल दर्पण की, दूसरी होती है कि जो वस्तु रखी हुई है, ठीक है, ये हो गया दर्पण, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब जो दूसरी वस्तु रखी हुई है कहाँ रखी हुई है, अनंत और दर्पण के बीच में रखी हुई है। ठीक, कह रहा सदैव बनता है। एक तो मिल गया हमें आभासी, दूसरी वस्तु देख लीजिए। पहली किरण क्या आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। कहाँ से, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरी दर्पण पे अभिलंबत गिरेगी, और अभिलंबत गिरेगी तो उसी मार्ग पे वापस निकल जाएगी, यानी कि जो किरण अभिलंबत गिरती है वो कहाँ से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक, तो देखिए इन दोनों किरणों को ने जो परावर्तित किरणें हैं, अगर एक ये हो गई एक ये हो गई, अब इन दोनों, ये इधर निकल गई ये इधर निकल गई, कभी मिलेगी ही नहीं। तो इनको जब पीछे बढ़ाएंगे हम लोग, जब पीछे बढ़ाएंगे तब जाके यहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। अब आप देख सकते हैं ये प्रतिबिंब भी क्या बना, दर्पण के पीछे, यानी कैसा होगा, आभासी होगा। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। ठीक, कैसा बनता है, तो हम कह सकते हैं कि देखिए वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच वक्र, अब दोनों स्थितियों में आपने देखा कि कहाँ बन रहा है, फोकस और दर्पण के बीच बन रहा है। ठीक, या सॉरी ध्रुव और, भाई दर्पण का ध्रुव और फोकस के बीच बन रहा है, तो इसका ऑप्शन कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक फोकस पर बना और एक फोकस से पहले बना, यानी कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि 6 का सी आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए कह रहा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो वायु में प्रकाश की चाल को हम वी ए ले सकते हैं, वी ए का मान, या वी ए कह सकते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल सी, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल और वायु की में प्रकाश की चाल लगभग बराबर होती है, तो हम उसी को सी भी कहते हैं। तो सी का मान क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमें दे रखा है।
ठीक है। कह रहा जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल, पदार्थ मान लेते हैं कोई मीडियम है तो वीएम मान लेते हैं इसको, तो पदार्थ में इसकी चाल कितनी है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है। यानी कि पहले वो निर्वात से वायु से जो है उस पदार्थ में प्रकाश जो है क्या कर रहा है, वो अपवर्तित हो रहा है। ठीक है, प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसी घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो कह रहा है तो पदार्थ का अपवर्तनांक बता दीजिए। तो एक बात बताइए, एक फॉर्मूला होता है n बराबर c/v। ठीक, यानी कि जिस मीडियम का अपवर्तनांक निकालना होता है उस मीडियम की चाल नीचे रखते हैं और ऊपर क्या होती है, प्रकाश की चाल वायु में या निर्वात में होती है। ठीक है, तो n बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी का मान 3 × 10⁸ और मीडियम वी एम रख सकते हैं यहाँ पे। तो वी एम की जगह क्या रखेंगे, देखिए दे रखा है हमें 1.5 इंटू 10⁸ अब 10⁸ और 10⁸ कैंसिल हो गया, पॉइंट है यहाँ पे क्या पड़ गया, 0 पड़ गया। तो 15 दूनी 30, तो n का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका ऑप्शन कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले लेंस बना लेते हैं। ये हमने एक लेंस बना लिया, उत्तल लेंस। अब ये इसका मान लीजिए क्या हो गया, फोकस हो गया प्रथम, और ये क्या हो गया, द्वितीय हो गया। ठीक है, तो इधर भी क्या हो जाता है, फोकस हो जाता है द्वितीय। ये प्रथम फोकस है, ये द्वितीय फोकस हो गया उत्तल लेंस का। ठीक है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये 2f हो गया, तो इसको हम कह देंगे f1, ये कह देंगे 2f1, ये f2, तो ये 2f2। ठीक, कह रहा है उत्तल यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है तो लेंस से उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। देखिए या तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए या तो आप बनाना सीख लीजिए। ठीक, 2f दूरी पर कोई क्या रखी है, वस्तु रखी है। ठीक है, अब 2f दूरी पर ये वस्तु रखी है तो कह रहा है इसका प्रतिबिंब जो बनेगा कितनी दूरी पर बनेगा। कभी कभी पूछता है कितना बड़ा बनेगा, तो देखिए याद रखिएगा, जब भी कोई 2f दूरी पर वस्तु रखी होती है उसका प्रतिबिंब भी 2f दूरी पर ही बनता है, यानी कि लेंस के दूसरी ओर 2f दूरी पर बनता है। ठीक, पहली बात तो ये होगी। दूसरी, जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो देखिए कैसे, मान लीजिए ये लेंस है, ये इसका क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो द्वितीय फोकस से होती हुई जाती है। ठीक, दूसरी वक्रता केंद्र से जाएगी, जो वक्रता केंद्र जाएगी वो जो है सीधी निकल जाती है। अब ये देखिए सीधी किरणें हमने बना ही नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे स्केल तो रखा नहीं है, लेकिन आप जब अपने घर पे कॉपी पे बनाएंगे तो आप देखिएगा ये किरणें जाके एक दूसरे को 2f पर ही काटेंगी, लेकिन ये दूरियां बराबर लीजिएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो जितनी दूरी पे वस्तु होगा उतनी दूरी पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। आप इसको अपनी कॉपी पे करके देख सकते हैं, लेकिन स्केल की सहायता ज़रूर लीजिएगा। और जितनी दूरी ये रखिए उतनी दूरी ये रखिए, और उसके बाद जितनी दूरी ये रखा उतनी ही ये रखिए, क्योंकि ये f1 है तो ये 2f1 होना चाहिए। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, यानी कि 2f दूरी पर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता 2D है। सबसे पहले क्षमता का फॉर्मूला समझ लीजिए। क्षमता होती है पी बराबर होता है 1/f, और f किस में होता है, मीटर में। लेकिन मान लीजिए आपको f सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में निकालना हो तो इसका फॉर्मूला हो जाता है p बराबर 100/f, और f फिर किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है। कह रहा है इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो एक बार बताइए मुझे, क्षमता दे रखी है 2D, यानी कि P का मान कितना दे रखा है, 2D दे रखा है। अब जो फोकस दूरी आ रही है वो सब सेंटीमीटर में आ रही है, यानी कि ये फॉर्मूला नहीं रखेंगे, ये वाला रखेंगे। तो P बराबर क्या होता है, 100/f, है ना। तो यहाँ से अगर हम f निकालना है तो f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 100/p, यही तो हो जाएगा ना। ठीक, अब देखिए P का मान है कितना, 100/, पी का मान है 2 से काटिए 50 आ जाएगा, और एफ किस में आएगा, फिर सेंटीमीटर में आएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सी हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए कह रहा है एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता क्या होगी। बहुत आसान है, देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है तो क्षमता कैसे निकालेंगे, P बराबर 100/f। ठीक है, अब देखिए 100, f का मान कितना दे रखा है, 20 रखा है, 20 पंजे 100 होता है ना, तो 5 हो गई, तो इसकी क्षमता कितनी हो गई, 5 हो गई। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा,
20 पंजे 100। देखिए ये 5D आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फोकस दूरी हमें प्लस की दे रखी है, तो प्लस ही तो आएगा, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि खाली आंसर होगा 5D। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कह रहा है यदि आपतन कोण 42 डिग्री है तथा अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, तब अपवर्तित किरण विचलित होगी। ठीक है, सबसे पहले हम एक पृष्ठ बना लेते हैं जो दो माध्यमों को अलग करेगा, माध्यम 1 और माध्यम 2। ठीक है, इस पे कोई प्रकाश किरण आई जिसको हम आपतित किरण कहेंगे, तो क्या बना लेंगे, एक अभिलंब बना लेंगे, और अभिलंब से जो ये एंगल बनाती है इसे हम आपतन कोण कहते हैं, और ये कितना दे रखा है हमें, 42 डिग्री दे रखा है। ठीक, अब अपवर्तन कोण, यहाँ से ये किरण अपवर्तन हुई, अपवर्तित हुई है, मतलब कोण बढ़ा नहीं, कोण घटा, इसलिए अभिलंब की ओर झुक गई है, यही तो हुआ है। ठीक, तो ये कितना एंगल दे रखा है, ये हमें दे रखा है 30 डिग्री। कह रहा है अपवर्तित किरण विचलित होती है, कितना विचलित होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए, ये किरण जो जा रही थी इसको जाना तो सीधे चाहिए था, लेकिन सीधे ना जाके ये क्या हो गई, ये हल्का सा इधर बेंड हो गई, मुड़ गई। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं ताकि और अच्छे समझ में आए आपको, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है चीज़ें। देखिए ये हमने क्या किया, ये एक पृष्ठ बना लिया। ठीक, अब इसके ऊपर हमने इसके ऊपर एक किरण आपतित करी हमने, और इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, और इस पर क्या खींचते हैं हमने, एक अभिलंब खींचते हैं। ठीक, जाना तो इसको ऐसे चाहिए था। ठीक, लेकिन अब यहाँ देख रहे हैं 42 डिग्री कोण पे क्या हुई, आपतित हुई, तो ये कोण कितना है, 42 डिग्री, और अपवर्तन कोण है 30 डिग्री, मतलब ये अभिलंब की ओर झुक गई है, तो ये कोण कितना है, ये कोण हो गया 30 डिग्री। तो कह रहा तब अपवर्तित किरण विचलित हुई, कितना विचलित हुई। सबसे पहले आपको एक बात पता होगी कि जो जो किरणें एक दूसरे को काटती हैं उनके शीर्ष अभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये 42 डिग्री है तो आप इसे देखिए जहाँ जाना चाहिए था, और इस अभिलंब को देखिए, ये पूरा कितना होगा, ये भी तो 42 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पे ये किरण झुक गई है, यानी कि ये 30 डिग्री बचा। अगर ये 30 डिग्री बचा तो कितना विचलित हुई है भाई, 42 डिग्री यहाँ पूरा है, 30 डिग्री पे ये गई है, तो यानी कि विचलित कितना हो गया, 42 में से 30 को घटा दीजिए आप, 42 में से 30 को घटाने कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी कि 12 डिग्री विचलित होती हुई इधर निकल गई है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, यानी कि 12 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, कह रहा है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ठीक है, अपवर्तनांक अधिकतम होता है। अब आप एक बात समझिए, जैसे ये कोई प्रिज्म है, आपने देखा होगा जब मानवनीति चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कोई श्वेत प्रकाश अगर प्रिज्म पे आपतित होता है, वो क्या होता है, 7 रंगों में टूट जाता है। ठीक है, कितने में, 7 रंगों में। अब आप यहाँ पे देखेंगे जब ये पर्दे पे कलर प्राप्त होते हैं हमको, 3 4 5 6 7, तो ये कलर कुछ विबग्योर टाइप के होते हैं, यानी कि वायलेट, ठीक है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर जो है ऑरेंज, फिर रेड। ठीक, यानी कि सबसे ऊपर क्या, सबसे कम विचलन किसका दिखा हमें, लाल का, सबसे ज़्यादा विचलन किसका दिखा, बैगनी का, और जिसका सबसे ज़्यादा विचलन उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बैगनी रंग के लिए। ठीक है, कह रहा है अब कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होगा बैगनी रंग के लिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। देखिए अपवर्तनांक किसका, कांच का, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, तो उसको हम पहले लेते हैं। ये दे कितना रखा है हमको, 3/2 दे रखा है। कह रहा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर/सेकंड है, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं सी का मान दे रखा कितना, 3 × 10⁻8 मीटर/सेकंड है। कह रहा कांच में प्रकाश की चाल बताइए। अभी अभी फॉर्मूला बताया है n = c/v, तो n की जगह हम क्या ले लेते हैं, ng ले लेते हैं, और निरपेक्ष अपवर्तनांक या तो वायु के सापेक्ष होता है, निर्वात के सापेक्ष होता है, यहाँ पे a लिख लेते हैं। और कांच में प्रकाश की चाल, मीडियम क्या है, कांच है, तो ये vg हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम vg की वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा, c/ang होगा कि नहीं होगा, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा vg = c/ang। c का मान 3 × 10⁸8, ang का मान 3/2। अब ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, 2 × 10⁸8, और वेग है तो मीटर/सेकंड। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी सी हो जाएगा, यानी कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग। कह रहा 2 माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण क्या होगा। देखिए ये कोई माध्यम है, मतलब ये अलग 2 माध्यमों को अलग करने वाला कोई पृष्ठ है। अब कह रहा है जैसे किसी कोण पे आपतित होती है, तो आप जानते हैं अगर विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। लेकिन क्या हो कि अगर अभिलंबवत आपतित हो, तो याद रखिएगा जब भी अभिलंबवत आपतित होती है तो कोई विचलन नहीं होता, सीधी निकल जाती है। जब विचलन नहीं है तो विचलन कोण कहाँ से होगा। ठीक है, जब कोण नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि अपवर्तन कोण क्या होगा, 0 होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्न दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम किसमें होगी। ठीक, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। बात सुनिए, न्यूनतम प्रकाश की चाल न्यूनतम किसमें होगी। ठीक, आपको इसके लिए पता होना चाहिए अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक यानी आपको बताएगा कौन ज़्यादा घना है। जो ज़्यादा घना होगा उसमें प्रकाश धीरे चलेगा, है ना। आप घने माध्यम में घुसिए तो आप धीरे धीरे चलेंगे ना, इसलिए हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42, जल का होता है 1.33, कांच का होता है 1.5, और केरोसिन का कितना होता है 1.44। अब एक बात सुनिए, बहुत गौर से देखिएगा। n बराबर हमने क्या बताया, C/V। ठीक, अगर ये C तो कांस्टेंट रहता है तो हम यहाँ से कह सकते हैं n अनुक्रमानुपाती 1/V कह सकते हैं ना। तो जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसकी प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। तो इन सब में सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका ज़्यादा है, हीरे का ज़्यादा है। तो जब हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है तो उसकी चाल भी क्या होगी, सबसे कम होगी, न्यूनतम होगी। तो इसका ऑप्शन कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, यानी कि हीरे में। ठीक है, न्यूनतम चाल किस में होगी, हीरे में होगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। देखिए प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता जब आपने पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी है तो आप एक बार समझ लीजिए। अगर 1n2 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2n1। ठीक, ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, अब देखिए जैसे यहाँ पे दे रखा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कि ANG, यही दे रखा है। कितना दे रखा है, 3/2। तो कह रहा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक मतलब GNA हमें निकालना है ना। अभी मैंने बताया A1N2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2n1। तो अगर हम इसको A मान लें, इसको G मान लें, तो ANG को हम क्या लिख सकते हैं, GNA लिख सकते हैं ना। तो GNA निकालना है, GNA को इधर ले आइए, तो GNA बराबर क्या हो जाएगा, 1/ANG। और ANG देर कितना रखा है, ANG दे रखा है 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, या फिर समतल दर्पण द्वारा। देखिए बात सुनिए, क्या कह रहा है, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, तो बात को समझिए। जैसे हमने अगर ले लिया उत्तल दर्पण, तो अभी हमने देखा कि उत्तल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब आभासी तो बन रहे हैं लेकिन वस्तु से क्या बन रहे हैं, छोटे बन रहे हैं। समतल दर्पण जैसे आप शीशा देखते हैं तो आपको दिखता होगा कि आप जितने बड़े हैं उतने ही बड़ा, जैसे समतल दर्पण है जितने बड़े आप हैं उतने बड़ा आपको का प्रतिबिंब दिख रहा होता है। अवतल लेंस, अवतल लेंस में 2 ही कंडीशन होती हैं प्रतिबिंब बनाने की। ठीक है, दोनों में जो है वस्तु से बड़ा नहीं बनता, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। आभासी तो बनता है लेकिन वस्तु से छोटा बनता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अवतल दर्पण देखें, ठीक, तो देखिए गौर से, अवतल दर्पण हम बना के आपको दिखाते हैं। अवतल दर्पण में 6 स्थितियाँ होती हैं, टोटल 6 स्थितियाँ, और सारी 5 स्थितियों में, 6 में से 5 स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा होता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब वस्तु कहाँ रखी होती है, दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में। तो जब इसमें यहाँ जब वस्तु रखी होती है, पहली किरण जाएगी समांतर, फोकस चली जाएगी, दूसरी अभिलंबित गिरेगी, कहाँ चली जाएगी, वर्तकेंद्र से चली जाएगी। इन्होंने पीछे बढ़ाते हैं
तो ये किरण जाके दर्पण के पीछे एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। ठीक, तो वही पूछ रहा है कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, किसमें बन सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवतल दर्पण द्वारा बन सकता है। कब बन सकता है ये हमने आपको बता दी, जब दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखी हो। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन आपका 17। तो अब देखने आ रहे क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा अवतल लेंस, ठीक है, क्या कह रहा है? अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है, सीधा, वास्तविक, बड़ा। तो भैया वास्तविक होगा, सीधा होगा नहीं। उल्टा, वास्तविक, छोटा, हाँ ये बना सकता है। फिर सीधा, आभासी, छोटा, नहीं, अभी भी हमने देखा बड़ा बनाता है। फिर उल्टा, आभासी, सीधा, तो आभासी होगा तो उल्टा थोड़ी ना होगा, सीधा होगा। तो ऑप्शन यहीं से समझ में आ गया कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, उल्टा, वास्तविक और छोटा। ये बना सकता है, बड़ा भी छोटा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। हमने अभी अभी आपको बताया दोनों प्रतिबिंब कहाँ बन रहे हैं उत्तल दर्पण में, दर्पण के पीछे। तो पीछे बन रहे हैं तो आभासी तो होगी, यानी कि ये कट हो गया और ये कट हो गया, तो आभासी दो जगह है। लेकिन आभासी के साथ उल्टा थोड़ी ना आएगा, आभासी के साथ के साथ सीधा आता है। तो ऑप्शन कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, आभासी और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। देखिए अभी अभी हमने आवर्धन क्या होता है, m बराबर होता है I अपॉन ओ। I क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई। O क्या होती है? वस्तु की लंबाई। क्लियर? अब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, समतल दर्पण की बात करें, समतल दर्पण में आपने हमने आपसे क्या बताया कि जितने बड़े आप अपने आप को शीशे में देखेंगे उतना ही बड़ा आपको आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा। यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई मान लिया हमने 5 है और आपकी लंबाई मान ली आपकी 5 फीट है। ठीक, तो अगर हम यहाँ से अब आपका आवर्धन निकालें तो क्या हो जाएगा? 5/5, यानी कि एक ही तो आएगा। तो आवर्धन कैसा होगा समतल दर्पण थोड़ा? एक होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, यानी कि एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। देखिए अवतल लेंस की बात कर रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात, आभासी उल्टा छोटा नहीं, आभासी के साथ उल्टा कैसे आएगा? सीधा आएगा। तो ये उल्टा वाला ये भी खत्म, आभासी उल्टा। अब बड़ा बनता नहीं, अभी भी बताया कैसा बनता है? आभासी सीधा व छोटा बनता है। दो ही स्थिति होती है, दोनों में क्या होता है? वस्तु से छोटा होता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा। आप जो है ऑप्शन को हटाना सीखिए। जैसे कुछ ऑप्शन आपने हटा दिए, मान ली 2 बचे, अब 2 में नहीं समझ में आया तो आप 2 में तुक्का मार सकते हैं अगर आपको नहीं याद आ रहा है। वैसे तो आप याद करके जाइए हर चीज़, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप ऑप्शन निगलेक्ट करना आना चाहिए आपको, ये आ जाएगा तो आप आसानी से ऑप्शन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहे एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक, उत्तल दर्पण की तो वक्रता दिशा क्या होगी? भाई अभी अभी बताया R बराबर 2F, इसमें कुछ ना करना नहीं। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा, यानी कि 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन है किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनता है, दर्पण होगा कैसा होगा? देखिए उत्तल में आभासी, समतल में कैसा बनता है? समतल में बनता है आपका बराबर बनता है और आभासी बनता है। तो इसका ऑप्शन यहीं से ही हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा और आकार में छोटा। ही कौन बना देता है? ये अवतल दर्पण की एक स्थिति होती है, उसमें बना देगा वो। कैसा बनाएगा? जो है वास्तविक, उल्टा व आकार में छोटा। चलिए ट्राई करके देखते हैं कौन सी स्थिति होगी। मान लीजिए हमने यहाँ बना लिया अवतल दर्पण। ठीक, ये अवतल दर्पण हो गया, ये इसकी क्या होगी? मुख्य अक्ष हो गई। ये यहाँ पे ध्रुव हो गया, ये वाला पॉइंट, और ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब मान लीजिए जो वस्तु रखी है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यहाँ पे रखी हुई है। तो पहली किरण क्या जाएगी? समांतर जाएगी। समांतर के जाने वाली किरणें कहाँ चली जाती हैं? फोकस चली जाती हैं। ठीक है, और दूसरी किरण को हम कहाँ ले जाते हैं? वक्रता केंद्र से ले जाते हैं। जो वक्रता केंद्र जाएगी वो उसी मार्ग पे वापस लौट आएगी। अब देखिए दोनों परावर्तित किरणों ने एक दूसरे को यहाँ पर काटा, तो यहाँ से लंब डाल दी, तो ये इस वस्तु का क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब हो जाएगा। आपको ये दिख रहा है कि ये रियल में काट रही है, मतलब वास्तविक है, वास्तविक है और उल्टा है तो दर्पण के सामने। तो वही कह रहा है वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा। तो आप देख रहे हैं आकार में छोटा है कि नहीं है? तो कौन बनाता है? तो अवतल दर्पण बनाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि एक दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा
आभासी, सीधा तथा बड़ा बनता है, वह दर्पण कैसा है। ठीक, देखिए फिर से देखिए, एक दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा बनता है। दर्पण कैसा है? समतल नहीं, अवतल नहीं, अच्छा सॉरी, अवतल, इसको देखना जरूरी है। उत्तल दर्पण में छोटा बन रहा है आभासी प्रतिबिंब, समतल दर्पण में आभासी बराबर बनता है। इनमें से कोई नहीं को बाहर में चेक करेंगे, पहले अवतल को चेक कर लेते हैं। तो अभी अभी हमने बताया है कि अवतल दर्पण की एक स्थिति होती है जब प्रतिबिंब कहाँ रखा हो, फोकस और ध्रुव के बीच में रखा हो। ठीक है, यहाँ पे रखा हो। जब जो इससे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वो कहाँ बन रहा था, वो इससे क्या बन रहा था, आभासी बन रहा था और वस्तु से बड़ा बन रहा था। तो यही तो कह रहा है कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा बन रहा था, सीधा तथा बड़ा बनता है, दर्पण कैसा होगा, तो दर्पण कैसा होगा आप समझ गए होंगे, तो दर्पण होगा अवतल, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। ठीक, क्या कह रहा है, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए हर चीज़ चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत अगर लगे। देखिए पहला पॉइंट ये है, ठीक है। अब मान लीजिए ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। तो अगर वक्रता केंद्र पर हम रखेंगे तो पहली किरण समांतर जाएगी तो फोकस चली जाएगी, दूसरी वक्रता केंद्र जा नहीं सकती तो हम फोकस चले, जो फोकस जाती है वो समांतर आ जाती है। तो ये क्या बनेगा, ये वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक, और क्या कह रहा वास्तविक व बड़ा, तो ये वास्तविक तो है पर बड़ा नहीं है। दूसरा वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में, तो ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया एफ और ये हो गया सी। प्रतिबिंब कहाँ रखें, सी यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो यहाँ पे अगर प्रतिबिंब रख दें, सॉरी वस्तु रख दें, तो पहली किरण क्या होगी, समांतर जाएगी, समांतर जाने वाली फोकस चली जाएगी, दूसरी फोकस जाएगी और जो फोकस से जाएगी वो समांतर हो जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पर काटा तो यहाँ पर क्या बन गया, प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब वास्तविक भी है और इससे क्या है, बड़ा भी है। ठीक, यानी कि हमें पता चल गया। और क्वेश्चन में क्या करा था, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा, तो कहाँ रखना होगा, केंद्र, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखना होगा। तो यहीं से, अच्छा ध्रुव पर नहीं, दर्पण के ध्रुव पी और फोकस के बीच, अभी अगर इसको यहाँ पे रखा था तो क्या बन रहा था, आभासी बन रहा था, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, यानी कि वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच में। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। पहली बात तो आपको प्रकाश का परावर्तन के नियम पता होने चाहिए। मान लीजिए कोई चिकना तल है, ठीक है, इससे प्रकाश आता है तो यहाँ पे एक अभिलंब खींचते हैं और इसी माध्यम में वापस लौट आता है। इसको आपतन कोण कहते हैं, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर। देखिए दो नियम होते हैं परावर्तन के। पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम हो गया। दूसरा होता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं, तो केवल अवतल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में, केवल समतल दर्पण में नहीं, किसी भी परावर्तक सतह के लिए, मतलब जो है तीनों में सत्य होते हैं। तो इनमें से सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्या किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। आवर्धित मतलब बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है, और काल्पनिक। देखिए उत्तल दर्पण आभासी तो बनाता है, काल्पनिक बनाता तो है पर छोटा बनाता है। लेंस और अवतल दर्पण की एक एक स्थिति ऐसी होती है, भाई उत्तल लेंस और अवतल दर्पण की स्थिति ऐसी होती है जब प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, और कैसा बनता है, आवर्धित, यानी कि बड़ा बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए व सी दोनों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डी, यानी कि ए व सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन ले जाने, क्वेश्चन नंबर 28। कर एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण क्या होगा। ठीक, समझिए, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होती है। मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ठीक, और ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष, ये यहाँ पे हो गया ध्रुव, ये फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। कोई प्रकाश किरण
वक्रता केंद्र से होती हुई जाती है जब भी, याद रखिएगा, तो वो कैसी पड़ती है, दर्पण पे अभिलंबवत पड़ती है। अब अभिलंबवत पड़ती है तो उसी मार्ग पे वापस लौट आती है ना। तो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे ना आपतन कोण है ना परावर्तन, क्योंकि अभिलंबवत आपतित हो रही है, यानी 90 डिग्री पे आपतित हो रही है दर्पण के ऊपर, ठीक, तो उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी। तो कह रहा परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो भैया परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कोई परावर्तन जो है कोण बने ही नहीं। मान लीजिए ऐसे आती, तो यहाँ पे हम निकालते कि आपतन कोण अगर 30 है तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन सीधे अभिलंबवत आपतित हो रही है, उसी मार्ग में वापस लौट रही है। तो आपतित कोण और परावर्तित कोण के बीच जो है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या होगा, कोई भी कोण नहीं बनेगा। इसलिए ऑप्शन कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, चलिए, कह रहा है किसी गोली दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है। संभवतः दर्पण व लेंस हैं, सॉरी, किसी गोली दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है। संभवतः दर्पण एवं लेंस हैं। देखिए, अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरियां हम किस में लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। अब ये निगेटिव दे रखी है, मतलब दर्पण कैसा, दर्पण और लेंस कैसा होगा, दोनों अवतल होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन से जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। पहला क्या कह रहा था, कह रहा दर्पण उत्तल तथा लेंस, भैया दर्पण उत्तल होता तो फोकस दूरी प्लस में होती, और यहाँ अगर लेंस उत्तल होता तो फोकस दूरी प्लस होती। दोनों उत्तल होते तो फोकस दूरियां प्लस होती, दोनों अवतल हैं क्योंकि फोकस दूरियां क्या है, माइनस है। लास्ट क्वेश्चन देखिए आ रहे, क्वेश्चन नंबर 30। इससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे, तो मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है, तो इसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियोस जो होंगी वो भी आप तक पहुंचेंगी, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो 3 चैप्टर और बचे हैं भौतिक विज्ञान, उसके भी वैकल्पिक हम करा देंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी किरण आरेख सही है। एक बात याद रखिए, आप देख सकते हैं चारों ऑप्शन में जो किरण आ रही है वो समांतर आ रही है और अवतल लेंस है। तो याद रखिएगा, अवतल लेंस पे जब भी समांतर किरणें आती हैं तो ये क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है, यानी कि ये लेंस कैसा लेंस होता है, अपसारी लेंस होता है, किरणों को फैला देता है। तो यहाँ पे आएंगे, ये फैला देगा, ये फैला देगा, ये फैला देगा, ये फैला देगा। अब देखिए, देखिए इसमें एक किरण आ रही है, इधर चली गई, तो ये तो नहीं होगा। ये किरण आ रही है, इधर चली गई, ये भी नहीं होगा। ये किरण देखिए सीधे निकल गई, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये किरण आई और इसने इसको क्या कहती है, फैला रही है, जैसे कि ये पहली किरण हमने दिखाई थी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, यानी ये किरण आरेख बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।